Evening, everybody. Evening, ma'am. Good Everybody's evening, ma'am. last class. I have been teaching you about ACT. Okay, so we have covered with ACT. Now we are going to start with RFT. What is relational frame theory? So basically, relational frame theory जो है वो हम ACT के अंदर ही यूज़ कर रहे होते हैं. वो एक थेरेपी एक तरीका है जिसकी वजह से हम एक रिलेशन बनाने पा रहे होते हैं आपकी आपके लैंग्वेज में और आपके इमोशंस में. ठीक है. बेस बच्चे जो है ना, मतलब ह्यूमन स्पेशीज जो है, ह्यूमन स्पेशीज इज लाइक, वो एक ऐसी स्पेशीज है जिसमें जिनको कनेक्ट करना आता होता है. ठीक है, वो हम बचपन से सीख रहे होते हैं. फ्रॉम द मोमेंट वी टेक बर्थ हमारा माइंड जो है वो इस तरह का होता है दैट इट कैन कनेक्ट द इमोशंस एंड द फीलिंग्स एंड द लैंग्वेज. डिस्पाइट कई बार आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनसे आपकी लैंग्वेज मैच नहीं करती. There are people who do not speak your language, your tongue. So what happens then? What we do? We try to talk to them in our sign language, and somewhere or the other we somehow able to tell them that this is what we want, right? So हम RFT में क्या करते हैं, हम लैंग्वेज और इमोशंस जो है ह्यूमंस के अंदर उसका एक रिलेशनशिप बनाते हैं. और ह्यूमन बीइंग के अंदर ये एक कला होती है, एक नेचुरली हमारे अंदर प्रेजेंट होता है कि हम रिलेशनशिप्स इजीली बिल्ड भी कर लेते हैं. चाहे वो इंसान से हो, लैंग्वेज से हो, चीज़ों से हो, बहुत सारी चीज़ों से हो. आपने बहुत सारे शोज़ में देखा होगा या कहीं ना कहीं देखा होगा दैट पीपल आर वेरी कनेक्टेड टू देयर डॉल्स, स्पेशली द यंगस्टर्स लाइक द किड्स. दे आर वेरी कनेक्टेड टू देयर टॉयज. सो अगर आप उनका टॉय ले लेते हैं तो उनका उन वो रोने लगते हैं. दे क्राई, they get depressed, sometimes they get sad, not exactly depressed but yes they get sad just because they cannot get that toy. तो कहीं ना कहीं एक चीज से रिलेशंस बिल्ड करना ह्यूमन स्पेशीज को आता है. रिलेशनशिप बिल्ड करना ह्यूमन स्पेशीज को आता है. तो हम आरएफटी में क्या करते हैं, वो रिलेशनशिप जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, चाहे वो चीज़ से हो, चाहे वो बिहेवियर से हो, चाहे वो किसी दूसरे इंसान से हो, खुद से हो, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो हमारे लिए अच्छा नहीं है या हमारे क्लाइंट के लिए अच्छा नहीं है, उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को हम एविक्ट करते हैं, निकाल देते हैं, उसको हटाने की कोशिश करते हैं, और या फिर क्लाइंट को समझाने की कोशिश करते हैं दैट दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड फॉर यू, सो यू शुड जस्ट यू नो टेक आउट दिस रिलेशनशिप फ्रॉम योर लाइफ. और जो रिलेशनशिप हमारी लाइफ में अच्छी है उसको हम इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं ह्यूमन स्पीशीज का एग्जाम्पल तो नहीं दूंगी, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डॉग. ओके, आपने डॉग को बोला बिस्किट्स एंड देन यू गिव देम द बिस्किट्स एंड dog will come and eat the biscuit. 2-3 times you will start doing it and the dog will eventually get the connection between a biscuit and food. उसको समझ आ जाएगा कि बिस्किट बोल रहे हैं तो खाने को देंगे कुछ ना कुछ. ठीक है. So after 2-3 times the dog will excited even after listening to the name of biscuits, right? But he won't be able to get the connection अगर आप पहले खाना दे दो और बाद में किसी टाइम बिस्किट बोलो तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा. बट वी एज अ ह्यूमन बीइंग वी वुड बी एबल टू, राइट? अगर हमने हमें कोई बिस्किट दे रहा है खाने को, उससे पहले उसने बिस्किट बोला तो भी हमें समझ आ जाएगा, और हमें खाने के बाद से भी अगर किसी ने बोला दैट वट एवर यू ईट इज नोन एज बिस्किट्स, तो भी हम उसे कनेक्ट कर लेंगे, right? But you cannot do this to a dog. You will show a biscuit to a dog and say biscuit and give the biscuit to the dog. The dog will be able to connect कि इसको बिस्किट बोलते हैं और ये जब वर्ड बिस्किट यूज होगा तो मुझे खाने को मिलेगा. So next time when you will use biscuit, the dog will start getting excited, right? That he's going to get some food. But if you give the food first and then say anything like biscuits or food, whatever, then the dog will not react on that particular, because the dog doesn't know how to connect with like the animal species doesn't know how to connect with words to things, right? But we can connect. We as a human being we can connect with the words with the things. For example, I am an Indian, I speak Hindi, English, Urdu very fluently. When I came to Saudi Arabia, in Saudi Arabia Arabic language is being used. So Saudi
for me, uh, uh, Arabic was very new language. I didn't know how to speak in Arabic. So in the starting, I used to somewhere use sign languages. But then later on, मुझे realize होने लगा कि लोग जब सामान उठा रहे हैं तो, for example, मैं पानी का example लेती हूँ. पानी को अरबी में मोया बोला जाता है. तो when some मैंने notice करना start किया that whenever people are asking for water or giving water to someone, so they are using the word moya every time. तो कहीं ना कहीं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, and I connected that moya means water, right? तो ह्यूमन स्पेशीज के अंदर वर्ड्स को चीज़ों से या चीज़ों को वर्ड्स से या किसी रिलेशनशिप्स को बिहेवियर से या फीलिंग्स को बिहेवियर से थॉट प्रोसेस से कनेक्ट करने की, उसके बीच में एक कोई रिलेशनशिप बनाने की क्षमता होती है. ओके, सो बेसिकली हम आरएफटी में क्या करते हैं, रिलेशनल फ्रेम थ्योरी में हम ये करते हैं कि जो भी कनेक्शंस आपके लिए सही नहीं है, हम उस कनेक्शन को हटा देते हैं और मतलब क्लाइंट की लाइफ से हटाने की कोशिश करते हैं, और जो कनेक्शंस उनके लिए अच्छे हैं उनको हम इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ओके, नाउ कैन यू सी दिस स्लाइड? That thought creates feeling. Whatever you are thinking, that will create feeling. If you will start having a thought of fear, for example, okay, abhi, right now, if you, let's not say fear, let's just assume that something bad is going to happen and you are feeling very sad. Okay, have a thought of any bad incident, you can just think about it. Eventually क्या होता है कि जब हम किसी बुरे इंसिडेंट के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, ये आप लोगों के साथ होता होगा कि हम कभी कभी लाइक फालतू में कुछ सोचने लगते हैं, कुछ कहानी अपने दिमाग में बनाते हैं और इवेंचुअली फिर उसको लेकर रोने भी लग जाते हैं. होता है ऐसा. क्यों होता है? बिकॉज आपने थॉट किया. थॉट्स क्रिएट्स फीलिंग्स. आपने सोचा, कुछ बुरा सोचा और उसकी वजह से आपको एक सैड फीलिंग हुई. दैट सैड फीलिंग क्रिएट्स बिहेवियर. बिहेवियर इज योर क्राइंग. ओके, एंड देन इवेंचुअली योर बिहेवियर go for thoughts. When you start crying, you keep on thinking about stuff, so even more, बहुत और ज़्यादा सोचने लग जाते हैं उस चीज़ों के बारे में. कभी कभी ऐसा होता है, मुझे बहुत होता है. एटलीस्ट वन टाइम ऑफ पीरियड ऑफ माई मंथ तो होता ही है. मैं फालतू की कहानी बनाती हूँ, उसके बाद से मैं सोचने लग जाती हूँ, फिर मैं रोती हूँ और फिर मैं रो के वापस से और सोचने लगती हूँ. तो ये चीज़ें होती हैं सबके साथ. ठीक है, तो आरएफटी में हम क्या करते हैं, हम इन थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स के बीच के जो रिलेशनशिप है, उसमें जो हमारे क्लाइंट्स के लिए अच्छी रिलेशनशिप है, विच कैन इम्प्रूव देयर मेंटल हेल्थ, वी विल ट्राई टू एम्पावर इट कि उसको और इम्प्रूव करो. इफ़ यू फील हैप्पीनेस वाइल लुकिंग एट फ्लावर्स, if we get to know that our clients feel happy whenever they see flowers, okay, or if I fly, so we might ask them कि you should plant some flowers, give time for flowers, क्योंकि उसको फूल पसंद है. तो हम ये कर सकते हैं कि हम फूल की सजेशन उसको दे सकते हैं कि भाई आप फूल उगाओ, कोई बात नहीं. उसको अपना टाइम, कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट होगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. जब वो फ्री होके बाकी काम कर रहा था, तब वो फ्री होके फूल पे फोकस करने लगेगा क्योंकि उसको पसंद भी है. तो बेसिकली आप आरएफटी में वो रिलेशनशिप्स जो उनके लिए अच्छा है उसको हम आगे बढ़ाते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और वो रिलेशनशिप्स जो उनके लिए या वो कनेक्शंस जो उनके लिए अच्छे नहीं हैं, हम उनको डिक्रीज करते हैं, उनको कम करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज बिहेवियरल थेरेपी. सो बेसिकली बिहेवियरल थेरेपी, जैसा उसका नाम बता रहा है, बीटी जो है वो हमारी लाइफ से हार्मफुल और जो भी हमारे अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स हैं, बीटी में हम उनको, हमारे नहीं, क्लाइंट के जो भी हार्मफुल और अनडिज़ायरेबल बिहेवियर हैं उनको डिडक्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ क्लाइंट every time he gets angry he start beating himself, let's say slapping himself, okay, he come up to you, he says every time I'm aggressive, I become aggressive, I have aggression, or I am angry, or I am sad, I do not feel good about me, I feel like that I am not the right person for this
man or this girl, and I should not be living anymore. I shouldn't be here. And this is why, like फॉर एग्जाम्पल कोई कपल आए, उन्होंने बोला कि भाई हमारे बीच में लड़ाई हुई किसी चीज़ को लेकर, एंड मेरे हस्बैंड जो है या मेरे हस्बैंड को मेरी बात पसंद नहीं आई और मैंने ऐसी बात उनसे की, आई शुडंट हैव डन दैट, एंड दिस इज़ व्हाई आई स्टार्टेड स्लैपिंग माई सेल्फ दैट व्हाई शुड आई स्पीक लाइक दिस. You know, this is not the right attitude. Even if you fought with your husband, even if you said something bad to your husband, you should go and say sorry. It's simple. But instead of saying sorry, you are coming and saying that you are slapping yourself to harm yourself, because you harmed his feelings, so you are harming yourself. तो ऐसे केसेस में हम बिहेवियरल थेरेपी को यूज़ करते हैं. हम बिहेवियर पर स्पेसिफिकली सिर्फ बिहेवियर पर वर्क करते हैं. जैसे कि सीबीटी में हम कॉग्निटिव और बिहेवियर, लाइक हमारे कॉग्निशन और बिहेवियर दोनों पे काम कर रहे होते हैं, है ना. हम एक क्लाइंट के सोच पर और उस सोच से निकलने वाले बिहेवियर पर, दोनों पर काम कर रहे होते हैं. लेकिन जब बात आती है बिहेवियर थेरेपी की, हम सिर्फ क्लाइंट के बिहेवियर पर वर्क कर रहे होते हैं. ठीक है. और बिहेवियर पर वर्क करने के लिए सबसे ज़्यादा जो बिहेवियरल थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं वो ओसीडी पेशेंट्स के ऊपर यूज़ किया जाता है, बिकॉज उनके बिहेवियर में कोई एक आध चीज़ें ऐसी होती हैं. समटाइम्स सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो एंजाइटी वाले, जिनको ऑल दोज क्लाइंट्स हु गेट्स एंशियस वेरी इजीली, दोज क्लाइंट्स व्हाट दे डू, दे स्टार्ट नेल बेटिंग. So there is an OCD known as nail biting OCD. Okay, so nail biting OCD represents people who have this obsession of nail biting every time they have some thoughts, or maybe they are anxious, or maybe they are excited. किसी भी सिचुएशन में उनको ये नेल बाइट करना अच्छा लग सकता है. ठीक है. और कई बार स्पेशली द एंशियस क्लाइंट्स, वो इतना ज़्यादा नेल बाइट कर लेते हैं कि उनको तकलीफ़ हो जाती है. वो नेल बाइट करते करते पूरा अच्छे से खा जाते हैं, उनको तकलीफ़ हो जाती है. तो हम बिहेवियरल थेरेपी उनके लिए यूज़ करते हैं. हम उन्हें कुछ क्रीम्स वगैरह अलॉट कर देते हैं कि यू हैव टू पुट दिस क्रीम ऑन योर नेल्स एवरी सिंगल डे. और तो ताकि जैसी वो अपना नेल्स बाइट करने की कोशिश करेंगे तो इट टेस्ट वेरी ऑफुल, दैट क्रीम टेस्ट वेरी ऑफुल, तो वो इवेंचुअली खुद ही छोड़ देंगे. ठीक है. और ऐसे करते करते धीरे धीरे उनका जो एक ध्यान है वो नेल बाइटिंग पर से हट जाएगा. तो बिहेवियरल थेरेपी हम ओसीडी के पेशेंट्स के ऊपर और एनजाइटी के पेशेंट्स के ऊपर, इन दोनों के पेशेंट्स के ऊपर ज़्यादा यूज़ करते हैं. एनजाइटी के पेशेंट्स पे जब ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब उनके एनजाइटी की वजह से कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में बहुत ट्रिमेंडस चेंज आ रहा होता है, या कोई ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो वो रिपीटेडली एवरी टाइम दे आर डूइंग द सेम थिंग. Right? If there is a patient who has anxiety and he every time he gets anxious, he hit his hand on table like this, keep on hitting his hand till the moment he is anxious. तो वो बेसिकली उनको कहा जाता है, कुछ इस तरह की ट्रिक्स दिए जाते हैं जिससे वो चीज़ें कम हो धीरे धीरे. You might have heard this story of a father and a son. The son has this personality of getting angry every time. Like he was such an angry young man type of boy. He gets angry on very small things. So one day he came up to his father. He said that I'm not good with this attitude of mine. I do not like it, but I cannot control it also. I just can't control it, and I want to do this. So the father suggested his child that you can do one thing. I'll give you a box and some needles and a hammer. What you can do, some screws. What you can do, every time you get angry, instead of using words or throwing stuffs or saying something to anybody, what you can do, you can just hit the hammer and the needle in this box. Okay. So on the very first day he almost hit 10 needles. Then on the next day he hit almost like 6 or 7 needles. ऐसे करते 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 there was this time when he started noticing that he is no more hitting any needles in the box, but he's still very impatient. Like he gets angry, but now he is not hitting on the, like not using words
to people, not hurting anybody's feeling, not hurting anyone in any form, like physically, mentally, in no way. So he came up to his father. He said, Dad, now I am okay, and I do not use harmful words. So the dad asked that, do you still get angry? And he said, yes, I do still get angry, and I do feel anger in me, aggression in me. But the good part is that I do not, anymore. I am still impatient, but I do not use harmful words or harmful stuffs to harm anybody's feelings or like anyone in a physical way. So his dad suggested, now what you will do, every time you will get impatient, you will pick out the screws. तब तक निकालते रहो वो स्क्रूज हैमर, मतलब उस बॉक्स में से, जब तक आपका इम्पेशंस, मतलब जब तक आप लाइक नॉर्मल ना हो जाओ. तो he started doing that. First of all, the child was very obedient, that he was listening to the father, because as for me, I don't think I am that obedient when it comes to me. If my father will tell me to hammer a screw in the box, I might not won't do it. But this is an example, and it's a story. So yeah, he started picking out the nails from the box. ऐसे करते करते उसने 4-5 नेल्स निकाले, फिर एक नेल्स निकाले. होते 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 एक टाइम आया जब बॉक्स में से सारे नेल्स निकल गए. And he come up to his father and he said, now I'm very patient. Also, my aggression is just vanished. And I am a very good boy now. And I do not feel angry on anyone. I am very patient, very calm. I do not need to do this anymore. So the father showed the box to the child and he said, look at the box. What you can see. The child said that I can see a lot of holes in the box. So he said, yes. When you hurt someone, you leave a hole and you cannot redo it. So next time if you are going to hurt someone's feeling or someone, you are going to hurt someone, just remember that if you'll do it, you will never be able to make up. No matter how many times you are going to say sorry. So a hole will always be there. So in this case, what the father did, he worked on the behavior of his child, basically. He used a technique of behavioral therapy. And this, I told you this story because somewhere you can also use this therapy, this technique, if you have time and if you get a client who is ready to do everything. This was just an example, but it was an example of behavior therapy, the technique for behavior therapy. Okay, what the father did, he made his child more patient, less aggressive. Also, he let him understand that if he is angry or if he is showing any bad behavior, that will result a hole in his life. That will result that part will be gone forever. Okay, a good lesson for the kid and the father and for you, all of us. Okay, in behavioral therapy, we do include past. We do try to we do ask for the past and the history. History means कि फैमिली में कोई हिस्ट्री तो नहीं आ रही है किसी भी तरह के साइकोटिक प्रॉब्लम्स की. सेकेंडली, हिस्ट्री में हम पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये बिहेवियर जो है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से ट्रिगर तो नहीं हुआ. सो दिस इज़ वाई वी ऑल्सो आस्क फॉर द पास्ट कि अगर आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा किस तरह की बातों पर आता है और अगर आपको इस पर्टिकुलर बातों पर गुस्सा आता है तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से, फॉर एग्जांपल मेनी केसेस कि पेरेंट सेपरेशन की वजह से बच्चे को एवरी टाइम देयर इज दिस कपल हु कीप्स ऑन फाइटिंग फॉर अ पीसफुल लाइफ, बट देयर इज नो पीस बिकॉज इवेंचुअली हस्बैंड जो है वो लड़ाई बहुत करता है बट चाहता है कि पीसफुल लाइफ हो. तो when you will ask the husband, और वो बोला कि भाई मेरे पेरेंट्स बहुत, मैं छोटा था जब वो सेपरेट हो गए लड़ाइयों की वजह से, इसीलिए मैं चाहता हूँ लड़ाइयाँ ना हो मेरी लाइफ में. बट इवेंचुअली हमारे बीच में भी लड़ाइयाँ होती हैं और मुझे इस चीज़ का डर है कि हम भी सेपरेट हो जाएंगे और मेरे बच्चे पर भी वही सेम असर पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं उस केसेस में हम बिहेवियरल थेरेपीज यूज़ करते हैं टू मेक द क्लाइंट अंडरस्टैंड कि ज़रूरी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो आपके पेरेंट्स के साथ हुआ वही आपके साथ हो. और इवेंचुअली कई बार हम चीज़ों को ठीक करने के चक्कर में चीज़ों को और ख़राब कर देते हैं. तो यू आर नॉट सपोज टू डू दैट.
if you feel like कि यहाँ पे problem है, calm down at that particular time, and then focus, try to understand your wife, try to understand her behavior and also make her understand your behavior. Okay, तो पास्ट के क्लाइंट की हिस्ट्री और क्लाइंट के पास्ट के बारे में हम बिहेवियर थेरेपी में जानने की कोशिश करते हैं, बट सीबीटी में हम क्लाइंट के पास्ट और उसकी हिस्ट्री को लेकर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, राइट? हम सीबीटी के केसेस में इसलिए नहीं यूज़ करते कि लाइक उनके जो थॉट प्रोसेस है, अगर हम मतलब सीबीटी बेसिकली फोकसेस ऑन द प्रेजेंट, बट बीटी फोकस ऑन द पास्ट एज वेल. It does focus on past because BT believes कि past से ही कहीं ना कहीं problems आ रही हैं. Also CBT is a form of BT. तो behavioral therapy का form CBT है. Now BT have two components, two types of BTs अब basically होती हैं. पहली BT का एक form होता है classical conditioning, दूसरा form होता है operant conditioning. कमिंग टू द नेक्स्ट, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो बेसिकली 3 तरह की होती है, ठीक है? क्लासिकल कंडीशनिंग में 3 तरह के फॉर्म्स होते हैं. फर्स्ट इज मतलब हम टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में, वो 3 तरह के टेक्निक्स यूज़ करते हैं. फर्स्ट टेक्निक इज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, सेकेंड इज फ्लडिंग, थर्ड इज एवर्जन थेरेपी. व्हाट वी डू इन सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, let me tell you this with an example. Suppose there is this girl, she has a fear of spider, okay? So and she's like she has a phobia of spider. तो spider की phobia में हम एक list बनाने को बोलते हैं उसको, या हम खुद भी बैठ के उसके साथ एक list बनाते हैं, ठीक है? We will list the temperaments of the fear, कि उसको स्पाइडर का वर्ड सुनने से भी डर लगता है, स्पाइडर किसी टीवी शोज में या कहीं पे देखने में भी डर लगता है. थर्ड कि स्पाइडर जो है वो उसको सामने अगर कहीं दीवार पर है तो भी उस कमरे में वो नहीं जा सकती क्योंकि उसे डर लगता है. स्पाइडर सामने आ जाएगा तो शायद वो बेहोशी हो जाए, जिसको कमरे में जाने से डर लग रहा है उसको स्पाइडर सामने आ जाए तो पता नहीं क्या हो, और अगर उसी के ऊपर स्पाइडर आ जाए तो फिर तो अल्लाह ही बेहतर है उसका. तो इस तरह से हम उसके फियर को लिस्ट करते हैं कि स्टेजेस क्या क्या है उसके स्पाइडर के, एंड देन वी स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टेप, कि हम उसका सबसे पहले स्टेप ये बंद करते हैं कि हम उसके सामने स्पाइडर की बहुत सारी बातें करते हैं. ओके, वी टॉक अबाउट स्पाइडर, वी डिस्कस अबाउट स्पाइडर अ लॉट टू हर, स्पेशली if the sessions goes for let's say 12, not 12 but in the starting few sessions we basically hello, yeah, okay, so in starting 2 to 3 sessions we talk about spiders until we realize that this girl is now okay with the discussion of spider. Okay, then we jump to the second step, that showing her spiders in my mobile phones or in pictures, or let's say in the laptop, showing her some spiders, that these are the varieties of spiders, you can see this is spider, this is spider, this is. She might get anxious in the starting, but later on she'll be able to handle it, and then after we realize that now she is able to discuss about spiders and look at the pictures of the spiders and she is okay with it, we'll skip this to the third part, where she will see a spider in the room. Okay, we will bring some, we can bring some spider in a jar and then show it to her. We will see and observe her reaction after looking at the spider. There are almost 72% chances that she will not react when the spider is in the jar. Why she will not react? Because we have already discussed about spider, plus we have shown pictures of spiders, so she is almost very comfortable with talking about spiders and looking at spiders. Now she is a little comfortable about spiders, so she might not be phobic at that time. But so then if we realize that this client is okay with looking at spiders, now we'll skip to the fourth part. Let's say we'll put the spider on the table moving. We will see and observe the reaction. If she is okay,
it's not like that you're going to do this in a single day. You will do this for like span of time. You will take time, you will give time at least 2 to 3 days, because eventually अगर मैं अभी स्पाइडर की बात कर रही हूँ तो हो सकता है मैं नॉर्मली बिहेव करना स्टार्ट कर दूँ, बट 2-3 दिन बाद से मैं वापस से वैसे ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर दूँ. दिस इज़ वाई वी गिव टाइम, एंड सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन डू टेक टाइम. तो हम एक सिस्टमैटिक वे में चीज़ों को डिसेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं. मतलब वो चीज़ जिसकी वजह से क्लाइंट सेंसिटिव है, उन चीज़ों को हम डिसेंसिटाइज करते हैं सिस्टमैटिक वे में, 1 by 1 करते हुए. पर अगर इन स्टेप्स के बीच में कहीं हमें ये फील हुआ, फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर देखकर क्लाइंट एंशियस होना स्टार्ट हुआ, शी हैड पैनिक अटैक्स एंड शी फेल डाउन, देन व्हाट विल वी डू? You will skip back to the third point, showing the spider until she gets again comfortable, and until she gets comfortable with the spiders. And most probably on the very first day she will be phobic, she will be reacting way too much while looking at the spider on the table, but then after 2 to 3 days she will be fine. Okay, after 2 to 3 sessions, next 2-3 sessions, then we'll skip to the last part. अगर लास्ट पार्ट में भी हमें ये रियलाइज हुआ कि पेशेंट या क्लाइंट नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा है, वो सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा है दैट शी इज फाइन, बिकॉज द लास्ट पार्ट इज पुटिंग द स्पाइडर इन हर हैंड. तो इफ शी इज नॉट रिएक्टिंग एट ऑल and she is fine with having a spider in her hand, then we will just leave it then there and then. But if she is reacting, we will skip back to the point, back to the step where she was fine. Okay, तो फिर से हम उसको उसी स्टेप पर दे जाके वापस से करने लेंगे. तो बेसिकली सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जो होता है, सिस्टमैटिक वे में हम एक एक करके उसके फोबिया को दूर करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो भी अनवांटेड बिहेवियर है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, और जब तक करते रहते हैं जब तक वो प्रॉपरली ख़त्म नहीं हो जाता. मतलब आपका और आपके क्लाइंट का जो एक गोल है वो आप जब तक रीच नहीं कर जाओगे तब तक आप करते रहोगे उसको. But so it is time taking. Systematic desensitization is very time taking practically. Now coming to the next, that is flooding. Flooding जैसा कि नाम बता रहा है वैसा ही होता है. Flooding में जिस चीज़ का डर है वही करवा देते हैं. For example, I have a fear of cars. Okay, or my client has a fear of car. Okay, she doesn't like to sit in the car. I will take my client, sit in the car, take her on a long drive of approximately 4 hours. Because your mind can only generate heat and the hormones of the fear hormones for about 25 minutes. That's it. The capability of your mind to release noradrenaline is in your adrenal gland is just 25 minutes. After 25 minutes आपका heart rate normalize होने लगता है, आपका adrenal आपके जो नॉन एड्रेनालाइन हॉर्मोन्स हैं वो नॉर्मल होने लगते हैं, वो ड्रॉप होने लगते हैं. तो 25 मिनट तक तो वो डरेगी भी, उसको पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं, हो सकता है वो बेहोश भी हो जाए, सब कुछ होगा, बट यू विल नॉट स्टॉप, यू विल कीप द कार गोइंग. ओके, आफ्टर 25 मिनट्स शी विल बी फाइन. Like her breath will be normal, her heart rate will be normal, she will be fine, and then हम उसको 4 घंटे में वो इवेंचुअली बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी होगी, एंड शी माइट स्टार्ट एंजॉइंग हैविंग अ लॉन्ग ड्राइव्स एंड कार राइड्स. लेकिन ये किस तरह के केसेस में यूज़ किया जाता है? ऐसा नहीं है कि किसी को सांप से डर लगता है तो उसको सांप वाले कमरे में छोड़ दो, ठीक है, वो तो जो मरेगा मरेगा, आप भी जाएंगे इसलिए क्योंकि आपके ऊपर मर्डर केस होगा सीधे कि भैया एक आदमी को सांप से डर लगता था, आपने उसे उसी कमरे में छोड़ दिया सांपों के बीच में. ऐसा नहीं करना है. लेकिन हम ऐसे चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में जिसमें बिहेवियर अनवांटेड है, लेकिन ये जानते हुए कि वो सामने वाला क्लाइंट का बाकी फिजिकल पोर्शन कैसा है. फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट अगर हार्ट पेशेंट है और उसको कार ड्राइव से डर लगता है तो मैं ये नहीं करूँगी, क्योंकि उसका हाई, बिकॉज इवेंचुअली व्हेन यू हैव पैनिक अटैक आपका बीपी बहुत हाई हो जाता है, और हाई बीपी में उसका हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो मैं ऐसे केसेस में नहीं करूँगी
कि मुझे पता है कि उसका हार्ट ऑलरेडी बहुत कमज़ोर है और मैं उसको गाड़ी में लेके 4 घंटा पर घुमा दूँ, तो वो 4 घंटे बाद से वो तो वापस नहीं आने वाला है और उसकी वजह से मैं भी शायद ना आ पाऊँ कभी वापस। तो इसलिए ऐसे में नहीं, हम उसके फिजिकल हेल्थ को देखते हुए कि हाँ शी इज़ फाइन, शी कैन एंड्योर इट, ओनली वी विल ट्राई टू डू थिंग्स नॉर्मल द क्लाइंट्स विच हु आर नॉर्मल, स्पेशली द फिजिकल हेल्थ। ओके, तो चीज़ों को नज़र रखते हुए कि फिजिकल हेल्थ भी इस तरह की है कि हम इस तरह के एप्लीकेशंस उस पर ट्राई कर सकते हैं। ओके, एंड दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। सो ऐसा मतलब सबके साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ के साथ कर सकते हैं, स्पेशली इन केसेस ऑफ फोबियास, वो भी बहुत अनवांटेड नॉर्मल फोबिया। और ऐसा आप लोगों ने किया भी होगा शायद कि किसी को किसी चीज़ से अगर डर लगता है तो उसको उसी चीज़ में अगर करो तो थोड़ी देर बाद से वो डर नॉर्मल हो जाता है, 1-2 बार की बात होती है। नेक्स्ट इज योर एवर्जन थेरेपी। ना वो एवर्जन थेरेपी में हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर एवर्जन थेरेपी जो है वो एल्कोहलिक पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। वाई डू वी यूज़ एवर्जन थेरेपी ऑन एल्कोहलिक पेशेंट्स? तो हम क्या करते हैं, एवर्जन थेरेपीज में कुछ ड्रग्स आते हैं, एवर्सिव ड्रग्स होते हैं वो अल्कोहल या फिर एनीवन हु हैव सब्सटेंस अब्यूज और गैम्बलिंग और एनीवन हु हैव सिर्फ अल्कोहल में नहीं, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव अल्कोहल में पाया गया है, सब्सटेंस अब्यूज़ के केस में सबसे ज़्यादा इसको इफ़ेक्टिव पाया गया, बट नॉट every time. Also we can use it for gambling, for internet disorders, stuffs like that. Aversion therapy में हम क्या करते हैं, we give some physical sensations, किसी भी तरह का फिजिकल सेंसेशन। अल्कोहल के केस में हम ड्रग्स देते हैं, एवर्सिव ड्रग्स आते हैं मार्केट में,